नवीन अपनी माँ शांति और पिता रामदीन के साथ रामपुर गांव में रहता था। रामदीन एक दूध वाला था जो गांव भर में दूध बेचकर अपने घर का खर्च चलाता था। सुबह होते ही रामदीन अपनी दूधिया बाइक पर सवार होकर दूध बेचने निकल पड़ता था और न सिर्फ अपने गांव में बल्कि आसपास के गांव में भी दूध बेचा करता था। ताजा ताजा दूध, दूध ले लो दूध। अरे सच में रामदीन भाई साहब, आपके यहाँ का दूध सबसे बढ़िया होता है। गांव भर में सबको आपका दूध ही पसंद आता है। रामदीन की गांव भर में तारीफ सुनकर उसके पड़ोस में रहने वाले मोहन को बड़ा बुरा लगता है, क्योंकि मोहन भी गांव में ही दूध बेचने का काम करता था, लेकिन उसका दूध गांव में किसी को भी ज्यादा पसंद नहीं आता था। और इन सब से परेशान होकर एक दिन वो जलन के मारे रामदीन के दूध में कुछ मरे हुए चूहे डाल देता है। इस बात से अनजान रामदीन अपनी दूधिया मोटरसाइकिल पर दूध बेचने जाता है। वो जैसे ही ग्राहकों को दूध देने लगता है तो उसमें मरा हुआ चूहा देख ग्राहक हैरान रह जाते हैं। अरे ये क्या भाई साहब, आपके दूध में तो मरा हुआ चूहा निकला है। इस दूध को तो पीकर हम सबकी जान को भी खतरा हो सकता था। भला काका, आप इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? कम से कम एक बार तो गांव वालों के बारे में सोच लिया होता। तुम्हारे कारण तो हमारा सारा का सारा गांव शमशान भूमि में बदल जाता। आज तुम्हारे दूध में मरा हुआ चूहा है, कल को क्या पता मरी हुई छिपकली निकल जाए। नहीं नहीं, हमें तुम्हारा ये दूध नहीं चाहिए, जाओ यहाँ से। अरे ऐसा मत करो भाई, मैं अपने इसी काम से अपने परिवार का पेट पालता हूँ। अगर मेरा ये धंधा ही बंद हो जाएगा तो फिर मेरा ये घर कैसे चलेगा? तो क्या तुम्हारे कारण हम अपने परिवार की जान खतरे में डाल दें? रामदीन से अब कोई भी दूध नहीं लेता, जिस कारण अब वो काफी परेशान रहता। उनके घर में अब आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ता है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। ऐसे तो घर का गुजारा चलाना मुश्किल हो जाएगा। अपने पिता की बातें सुन उसका बेटा नवीन उससे कहता है, बाबा आप चिंता मत कीजिए, अगर ये काम बंद हो गया तो हम मिलकर कोई दूसरा काम तो शुरू कर सकते हैं, जैसे कि बाइक ढाबा। बाइक ढाबा? ये कैसा ढाबा होता है बेटा? हाँ, हम कुछ समझे नहीं। मतलब ये माँ कि तुम बहुत ही अच्छे कड़ी चावल बना लेती हो। हम उस कड़ी चावल को बाबा की बाइक पर ले जाकर बेचेंगे। एक प्रकार से वो बाइक ही हमारा ढाबा हो जाएगी। आजकल ऐसे अलग अलग तरह के ढाबे बहुत मशहूर हो रहे हैं और सभी लोग ठेलों पर जाकर इस तरह के पदार्थ खाते हैं। कोई लोग साइकिल पर, कोई कार में, तो कोई वैन बस में खाना ले जाकर बेचते हैं। तो हम भी बाइक पर अपना ढाबा क्यों नहीं शुरू कर सकते? माँ तुम कल सुबह ही कड़ी चावल बनाकर तैयार कर देना, मैं बाइक पर जाकर उन्हें बेच आऊंगा। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा विचार है। हाँ माँ, और वैसे भी आपके हाथ से बेहतर खाना तो कोई बना ही नहीं सकता। बाबा हम कल से ही ये सब काम शुरू कर देंगे। क्या मेरे रहते तुम ये सब काम करोगे? बेटा तुम्हारी पढ़ाई भी तो चल रही है, ऐसे में तुम ये सब काम और तुम्हारी माँ काम करेगी? नहीं नहीं, मेरा दिल गवाही नहीं देता बेटा। लोग क्या कहेंगे? ये सब समाज का ही बनाया हुआ डर है और आप चिंता मत कीजिए, हम दोनों मिलकर ये कर लेंगे। और बाबा आप मेरी पढ़ाई की चिंता मत कीजिए, वो भी साथ साथ चलती रहेगी। मैं दोनों को अच्छे से मैनेज कर लूंगा। ठीक है बेटा, फिर जैसा तुम्हें ठीक लगे। फिर रात को ही शांति दूध का दही जमाने डाल देती है। फिर अगली सुबह उसकी लस्सी बनाकर उसकी टेस्टी सी चटपटी कढ़ी चावल बनाकर तैयार कर देती है। फिर नवीन बाइक पर सामान रखकर, आइए आइए 30 रुपए में कढ़ी चावल खाइए। आइए आइए, बाइक ढाबे के 30 रुपए में कढ़ी चावल खाइए। है 30 रुपए में कढ़ी चावल? लगाओ तो एक प्लेट। नवीन ग्राहकों को कढ़ी चावल डालकर देता है, जिसे खाते ही ग्राहक खुश हो जाते हैं। भाई वाह, क्या कमाल का कढ़ी चावल बनाए भैया, मजा ही आ गया। और इसमें ये लाल मिर्च और ये लहसुन का तड़का तो भैया कमाल का भैया। अब नवीन दुगनी मेहनत करता। वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने बाइक ढाबे पर कढ़ी चावल भी बेचता। वाह बेटा, इतनी कमाई तो मेरी दूध बेचकर महीने भर में होती थी, जितनी तू 10 दिन में कमा लेता है। सच में बड़ा ही होनहार बेटा है मेरा। इधर नवीन की कामयाबी देख अब मोहन उससे भी जलने लगा। मेरा बेटा जैकी एक नंबर का बदमाश है, शराबी, जुआरी और पता नहीं क्या क्या। और एक ये उस रामदीन का बेटा है, बाप को बुढ़ापे में आराम देकर खुद सारे घर की जिम्मेदारी संभाल ली है। काश मेरा बेटा भी इतना समझदार होता, लेकिन मैं जानता हूँ वो कमबख्त इतना होनहार कभी नहीं बन सकता। अगर ये नवीन ऐसे ही कमाई करता रहा तो ये तो हमसे भी अमीर हो जाएंगे और गांव वाले उस रामदीन के बेटे की तारीफ करेंगे, वो अलग। नहीं नहीं, मुझे इसे सबक सिखाना ही होगा। उस रात जब नवीन और उसका परिवार खाना खाकर सो जाते हैं तो मोहन उनके घर के बाहर खड़ी बाइक को तोड़ फोड़ देता है और टायर पंचर करके वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह जब नवीन और उसका परिवार वो टूटी फूटी बाइक देखते हैं
तो वो हैरान रह जाते हैं। अरे ये इसका हाल किसने किया? अब हम अपने बाइक कढ़ी चावल का ढाबा कैसे चलाएंगे? आप चिंता मत कीजिए माँ, आप जाकर कढ़ी चावल बनाने की तैयारी कीजिए, तब तक मैं इसे ठीक करता हूँ। लेकिन बेटा, तू इसे ठीक कर पाएगा? हाँ बाबा, पहले मैं कॉलेज खत्म होने के बाद आकर बंसी काका की दुकान पर चला जाता था, उन्हीं से मैंने ये बाइक ठीक करना सीखा था। नवीन बंसी काका की दुकान से जरूरत का सामान ले आता है, फिर खुद ही उस बाइक को पूरी तरह से ठीक कर देता है और दिन के समय फिर से कढ़ी चावल बेचने निकल पड़ता है। ये देख मोहन को बड़ा गुस्सा आता है। फिर से इन्होंने अपना बाइक ढाबा शुरू कर दिया लगता है। अब मुझे इस बाइक को जलाना ही होगा। जैसे मैंने इसके बाप के दूध में मरे हुए चूहे को डालकर उसके धंधे को बंद करवाया था, ऐसे ही अब मैं इसके बेटे के काम को भी सदा सदा के लिए बंद करवा दूंगा। ये बात बंसी काका सुन लेते हैं और वो जाकर सारी बात नवीन को बताते हैं। रात को जब मोहन उसकी बाइक जलाने के लिए आता है तो नवीन और उसके परिवार वाले गांव वालों के साथ मिलकर उसे रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। बाबा के धंधे को नुकसान पहुंचाने के लिए तुमने दूध में मरा हुआ चूहा मिलाकर गांव वालों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की थी और अब मेरी बाइक को जलाना चाहते हो। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। हाँ मोहन, तुमने ये ठीक नहीं किया। अरे इतने नेक लोगों के साथ कितना गलत किया तूने, नालायक बेशरम आदमी। चलो इसे अभी पुलिस के हवाले कर देते हैं। सभी गांव वाले उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। नवीन अपने बाइक ढाबे को एक बड़े ढाबे में बदल देता है। अब वो खुद का एक बड़ा ढाबा खोल लेते हैं और उसमें कढ़ी चावल के साथ और भी कई तरह के व्यंजन बेचने लगते हैं और खूब कमाई करते हैं। सोनपुर गांव के चौराहे पर दो छोले भटूरे वाले अपना अपना ठेला लगाकर धंधा करते थे। एक छोर पर मुकेश अपना ठेला लगाता था तो दूसरे छोर पर मोहनलाल अपना ठेला लगाता था। अरे मोहनलाल सेठ, एक प्लेट बढ़िया छोले भटूरे लगाना। अरे एक प्लेट क्या, 2 प्लेट मस्त छोले भटूरे लगवाता हूँ। अरे नहीं सेठ जी, एक ही बहुत है। मोहनलाल के ठेले पर लड़के काम करते थे। एक बर्तन धोता था तो दूसरा ग्राहकों को संभालता था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इतने में मोहनलाल ने ठेले पर काम करने वाले लड़के सोनू को एक जोरदार तमाचा मारा। ग्राहक चौंक गए। अभी तक तूने इन भाई साहब की थाली नहीं लगाई, ये ग्राहक हमारे भगवान है। बस अभी लगाता हूँ सेठ जी। सोनू जल्दी जल्दी प्लेट लगाता है और वो ग्राहक खाने लगता है। छोले भटूरे इतने स्वादिष्ट थे कि सब लोग बहुत जल्दी जल्दी खा रहे थे। वहीं दूसरे छोर पर मुकेश के ठेले पर सिर्फ 1 या 2 ग्राहक ही मुश्किल से आते थे। अरे मोहनलाल सेठ, छोले भटूरे खाकर तो मजा ही आ गया। आपका लड़का बहुत स्वादिष्ट छोले बनाता है। सिखाया तो मैंने ही है इसे, वरना इस गवार को तो शरबत तक बनाना नहीं आता था। इसी बात पे 1 प्लेट और लगाना। देखा, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आप 2 प्लेट लगवाओ और आपने मेरी बात मानी ही नहीं। मुझे भी 1 प्लेट और लगाना। सोनू छोले भटूरे की बहुत सारी प्लेटें लगाना शुरू कर देता है, लेकिन तभी मोहनलाल सेठ उसे फिर से एक जोरदार तमाचा मारता है। अब मैंने क्या किया सेठ जी? बिना मालिक की आज्ञा के तूने प्लेटें लगाना क्यों शुरू कर दी? माफ करना मालिक, गलती हो गई, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। चल अब अपना काम कर, हमारे भगवान जैसे ग्राहक इंतजार कर रहे हैं। सोनू अपना काम करने लगता है और सभी के लिए प्लेटें लगाता है। वहीं दूसरे छोर पर खड़े मुकेश के ठेले पर अजय छोले भटूरे खा रहा था। उसके ठेले पर एक ही ग्राहक था जो कि मोहनलाल की सारी हरकतें देख रहा था। ये सामने वाला सेठ कुछ ज्यादा ही घमंड नहीं दिखाता। अब क्या कर सकते हैं भाई साहब, एक ठेले की बदौलत करोड़ों रुपया कमा चुका है, घमंड तो आएगा ही। लेकिन एक बात बताओ भाई साहब। जी पूछिए। आखिर उसके ठेले पर सुबह से लेकर रात तक ग्राहकों की लाइन क्यों लगी रहती है, जबकि तुम्हारे ठेले पर गिनती के कुछ ही लोग आते हैं? हो सकता है मेरे हाथों में स्वाद ना हो, सेठ जी के कारीगरों में ज्यादा स्वाद हो। नहीं भाई साहब, नहीं भाई साहब, आपके हाथों में भी जादू है। मुझे लगता है बात कुछ और है। तो इस तरह से मुकेश थोड़ा बहुत ही कमा पाता था और मोहनलाल हजारों रुपए हर दिन कमाता था। वहीं मुकेश का धंधा इतना मंदा पड़ गया कि उसकी दुकान बंद होने की नौबत आ गई। एक दिन एक बूढ़ा भिखारी मोहनलाल के ठेले पर आता है। सेठ जी, सुबह से कुछ नहीं खाया है, इस गरीब को कुछ खिला दो। सेठ मोहनलाल उस भिखारी को गुस्से से देखता है और 1 रुपए का सिक्का निकालकर उसके मुंह पर मार देता है। ये ले पकड़, अब भाग यहाँ से। 1 रुपए में तो बिस्कुट भी नहीं मिलेगा सेठ जी। अच्छा, तो क्या तुझे लाखों रुपए दान कर दूं? हैं? निकल यहाँ से, देख नहीं रहा यहाँ सैकड़ों लोग लाइन लगाकर खड़े हैं। टाइम खोटी मत कर। मुझे पैसे मत दो, बस कुछ खाने को दे दो। तो पैसे निकाल और छोले भटूरे खा ले।
अगर मेरे पास पैसे होते तो आपके सामने भीख क्यों मांगता सेठ जी। आपकी दुकान का नाम करोड़पति छोले भटूरे वाला है। थोड़ा सा आप मुझे भी खिला दोगे तो आप गरीब नहीं हो जाओगे। इतने में सेठ अपने दूसरे लड़के को जोरदार तमाचा मारता है। तो इतनी देर से देख रहा है कि ये 2 कौड़ी का भिखारी मुझसे बहस कर रहा है और तू चुपचाप तमाशा देख रहा है। भगा इसको यहाँ से। वो लड़का भिखारी के पास जाता है और चुपके से उसके कान में बोलता है, बाबा आप यहाँ से चले जाओ, वरना आपके चक्कर में मेरी नौकरी चली जाएगी। वैसे भी आजकल बेरोजगारी इतनी है कि नया काम मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। मैं अपने सेठ की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ बाबा। कोई बात नहीं बेटा, तुम सब लड़के एक दिन बहुत तरक्की करोगे। तुम लोगों की वजह से ही तुम्हारा सेठ करोड़पति बना है। खैर मैं चलता हूँ। वो भिखारी वहाँ से सीधा मुकेश के ठेले पर चला जाता है। मुकेश जल्दी से 1 प्लेट छोले भटूरे लगाता है और उस भिखारी को बड़े ही प्यार से खिलाता है। भगवान करे तेरा धंधा खूब फले फूले। बाबा अभी तो मेरी बोहनी तक नहीं हुई है, पैसे तो नहीं है, पर अगर आपको भूख लगी है तो आप छोले भटूरे खा लीजिए। ठीक है बेटा। बेटा वो सामने वाले ठेले का नाम करोड़पति छोले भटूरे वाला क्यों है, क्या तुम बता सकते हो? बाबा क्योंकि वो कई सालों से ये धंधा कर रहे हैं, मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस है उन्हें। उन्होंने करोड़ों कमा लिए हैं, इसीलिए लोग उन्हें करोड़पति छोले भटूरे वाला कहने लगे। तब से उन्होंने अपनी दुकान का नाम करोड़पति छोले भटूरे वाला रख लिया। पर सही मायने में तुमसे बड़ा करोड़पति कोई नहीं है बेटा। इतना कहकर वो भिखारी वहाँ से चला जाता है और थोड़ी दूर पर किसी गली में खड़ी एक कार के अंदर बैठ जाता है और वहाँ से चला जाता है। मुकेश ये दूर से देखता है और उसे ये बात बहुत अजीब लगती है। अजीब है, गाड़ी है तो फिर खाने का भीख क्यों मांग रहा था? तभी मोहनलाल मुकेश को टॉन्ट मारने लगा। क्यों रे मुकेश, चूना लगाकर चला गया ना? कितनी बार कहा है तुझे कि यहाँ से ठेला लेकर चला जा। तू मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। जब तक मेरा ठेला यहाँ है तब तक तेरे छोले भटूरे बिक ही नहीं सकते। मोहनलाल हर रोज ऐसे ही मुकेश को टॉन्ट मारता था। मुकेश को बहुत बुरा भी लगता था, लेकिन वो बेचारा भी क्या ही करता, घर की जिम्मेदारी थी उस पर। हाँ मोहनलाल भाई, तुम भी सुना लो, लेकिन याद रखना सबका दिन आता है। तेरा तो दिन कब का ढल चुका है रे, अब अंधेरा ही अंधेरा है। मुकेश दुखी हो गया। मुकेश भटूरे तलने के लिए अच्छे तेल का भी इस्तेमाल करता था और यही करते करते वो गरीब होता जा रहा था। एक दिन मुकेश की बीवी ने उसे कह दिया, सुनो बहुत हो गया, अब मैं ऐसे नहीं रह सकती। छोले भटूरे बिकते नहीं तो क्यों जाते हो बार बार? घर में राशन नहीं है, हम क्या भूखे मरेंगे? आज अगर राशन नहीं लाए तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। मुकेश ठेला लेकर उसी जगह पर चला गया, लेकिन उसका 1 प्लेट भी छोला भटूरा नहीं बिका। दोपहर को वो मोहनलाल के पास पैसे उधार लेने चला गया। मोहनलाल भाई कुछ पैसे उधार दोगे? मैं बहुत जल्दी लौटा दूंगा। आ गया ना औकात पर। अरे जा भाग यहाँ से, मैं अपने सगे बाप को भी उधार नहीं देता, तुझे क्या दूंगा? मुकेश का मोहनलाल ने बहुत अपमान किया। मुकेश अब हौसला खो चुका था। तभी वहाँ वो गाड़ी आकर रुकी। उस दिन वो भिखारी जिस गाड़ी में बैठकर चला गया था, उस गाड़ी से एक सेठ बाहर निकला। वो सेठ सूट बूट में था। उसे देखकर ही लग रहा था कि वो सिर्फ करोड़पति नहीं अरबपति है। मोहनलाल ने सोचा कि वो अमीर सेठ उसी के ठेले पर आ रहे थे, लेकिन वो सेठ मुकेश के पास चले गए। पहचान रहे हो मुझे? मैं वही हूँ जो उस दिन भिखारी के रूप में आया था। अरे हाँ, आप तो बड़े साहब निकले, लेकिन मेरे पास क्यों आए हो सेठ? और उस दिन वो भिखारी बन के? बताता हूँ। असल में मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, बहुत सारा बिजनेस है मेरा। अब मैं छोले भटूरे का फ्रेंचाइजी खोलना चाहता हूँ, लेकिन छोले भटूरे के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। इसीलिए मैं उस दिन छोले भटूरे खाने निकला था। भिखारी के रूप में इसलिए निकला था क्योंकि गरीब बनकर ही लोगों के नियत का पता चलता है। मैं घमंडी लोगों के साथ व्यापार नहीं करता। तुमने मुझे प्यार से खाना खिलाया, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ पार्टनरशिप करना चाहता हूँ। लेकिन मेरे छोले भटूरे से ज्यादा स्वादिष्ट तो मोहनलाल सेठ के छोले भटूरे हैं। वो पुराना तेल इस्तेमाल करता है, साथ में कुछ ऊट पटांग चीजें भी डालता है, जिससे हेल्थ खराब होती है। मेरी दुकान में अमीर लोग खाने के लिए आएंगे, उन्हें टेस्ट के साथ साथ हेल्थ भी चाहिए। मुकेश अब राजी हो गया, उसे बस देखभाल करनी थी। सेठ ने उसी वक्त उसे लाखों का चेक दिया और कुछ ही दिनों में वहीं पर छोले भटूरे का एक चकाचक दुकान खुल गई। साथ ही साथ पूरा शहर छोले भटूरे की नई ब्रांड से छा गया। मुकेश करोड़पति बन गया और मोहनलाल सेठ की कमाई बंद हो गई। इस तरह
अंत में सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत की जीत हुई।